यस, सो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंड लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम समझा था. ओके, याद है ना कल वाला? ओके, चलो तो आगे अब डिटेल्ड में और डिस्कस करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या डिस्कस करने वाले हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. मतलब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसका एक लॉ है. एंड दूसरा क्या समझने वाले हैं थियरी में हम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, अगर जैसे यहाँ क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस रेट से, मतलब क्लास में हम हार्डली 2 और 3 थियरीज एक क्लास में पढ़ते होंगे. ओके, मैक्स, मे बी मैक्स और जनरली. ओके, तो वही 2 और 3 थियरी अगर तुम उसी दिन पढ़ लो, उसी दिन नोट्स भी बनानी हो तो बना लो अच्छे से, जैसे कल उसका एग्जाम है. ओके, और वैसे उतना ही पढ़ लो तो एग्जाम टाइम पे तुम्हें थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लगेगा. मतलब यू विल फील दैट डिफरेंट कॉन्फिडेंस दैट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ हो गया है, अब तुम्हें सिर्फ रिवाइज ही करना है. ओके, और ज्यादा भी नहीं लगेगा. जैसे कि वो इकोनॉमिक्स में नहीं बोलते कि अगर तुम्हें वेल्थ क्रिएट करनी हो तो कोई लोग, किसी के पास बहुत सारे पैसे है और अचानक से लॉटरी लग गई है, वो उससे भी ज्यादा वेल्थ किसके पास होती है पता है? जो हर महीने थोड़ा बहुत स्पेयर में इन्वेस्ट कर देता है या सेव कर देता है. वो भले ही तुम 100 रुपीज करो, लेकिन हम सोचेंगे 100 रुपीज से क्या सेव होगा. अरे 100 रुपीज से भी बहुत सेव होगा. ओके, हर महीने सिर्फ 100 भी करो तुम तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. मैंने एक देखा था वो कंपाउंडिंग इफेक्ट. ओके, तो उसमें बताया था कि इफ यू सेव ओनली 100 रुपीज अ मंथ, ओनली 100 फॉर सम इयर्स, तो मतलब इन लैक्स एंड करोड़ हो जाता है वो अमाउंट. सोचो, लैक्स एंड करोड़ से अमाउंट हो जाता है और तुम सेव कितना करो? 100 रुपीज. पूरे मंथ का 100, हाँ, एक दिन का नहीं, पूरे मंथ का 100. भी तुम इतने छोटे छोटे खर्चे हमारे होते हैं, वो 100 से ज्यादा के होते हैं. ओके, अभी सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो गए 100. वो पेट्रोल महीना तो चलता नहीं है. ओके, तो ये तो सिर्फ बात है. तो ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमें लगेगा छोटा सा, अदरवाइज वो बहुत बड़ा है. ओके, वैसे ही एक बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने शायद पहले तुम्हें बताया था, एटॉमिक हैबिट्स. ओके, सो एटॉमिक हैबिट्स बहुत बढ़िया बुक है, बेस्ट सेलर बुक है वर्ल्ड वाइड. उसमें ये चीज बताई गई है, इफ यू इम्प्रूव ओनली 1% एवरी डे. ओके, 1% मतलब एक्चुअली परसेंट में 1, मतलब तुम्हें इंप्रूव कितना होना है? 0.01. उतना ही इंप्रूवमेंट है. कितना? 0.01. तो अगर 0.99 रेज टू 365, ये मुझे नहीं पता था कि ये एटॉमिक हैबिट्स में है, लेकिन वो एग्जांपल मैं मेरे स्टूडेंट को कॉलेज में देता था. ओके, तो उसमें क्या था कि पर्टिकुलरली 0.99 पे अभी अगर तुम हो और 365 करे तो कोई वैल्यू आएगी. और अगर मैं 1.01, मतलब देखो कहां से कहां आया मैं, 0.99 से कहां आ गया? 1.01, मतलब 2%. डायरेक्ट 2% का इंक्रीज नहीं है, 0.02 का इंक्रीज है. 0.02 का इंक्रीज है इन दोनों के बीच में. लेकिन वो इंक्रीज अगर तुम 365 डेज करो तो ये वैल्यू आती है 1 पॉइंट समथिंग और ये वैल्यू आती है 37 पॉइंट समथिंग. सोचो कितना छोटा इंप्रूवमेंट है. ओके, मतलब अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो 37 मतलब 3 इयर्स में तो तुम डिफरेंटली ऑपोजिट दूसरे ही कोई पर्सन बन जाओगे, जैसे कि अभी तुम आज हो, कंप्लीटली चेंज्ड. कैसे चेंज्ड? बाय योर स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स नाम भी देखो बुक का, एटॉम के लेवल पे काम करना है. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें आज ही शुरू करके कल से मैं 8 घंटे पढ़ाई शुरू. अरे भाई, अभी कितना पढ़ रहे हो? 1 घंटे. तो इतना लंबा जंप मारने की जरूरत भी नहीं है. तुम 1 आवर से 1 आवर 15 मिनट्स कर लो बस. फिर वो 1 वीक 2 वीक करो, उसके बाद 1 आवर 30 मिनट करो. वैसे करते करते अगर 8 आवर्स पे पहुंच गए ना, एक दिन तो पहुंचोगे ही 8 आवर्स पे. वैसे करते करते एक 2 वीक में तुम 15 मिनट्स बढ़ा रहे हो. वो 8 आवर्स अगर तुम पहुंच गए तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता जाएगा. उसके बाद तो ऐसा टाइम आएगा कि तुम अगर 8 आवर्स स्टडी ना करो तो तुम्हें मजा नहीं आएगी. लाइक दैट. वो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि तुम्हारी हैबिट बन गई. जैसे हम रोज खाना खाते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, रोज सुबह से 3 टाइम्स हम खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी भी हैबिचुएट हो गई है.
अब उसी टाइम पे तुम्हें भूख लग जाएगी। भले ही सपोज तुम्हें 8 बजे खाना खा रहे हो, तो भले ही तुमने 6 बजे खाना खाया होगा, 7 बजे खाना खाया होगा, तुम्हें थोड़ी कम भूख लगेगी, लेकिन भूख तो लगेगी ही 8 बजे। क्यों? तुम्हारी बॉडी हैबिचुएटेड हो गई है। तो ऐसी हैबिट डालो डे टू डे पढ़ने की। अंडरस्टूड? ये लग रहा है बहुत छोटी बात है, लेकिन यही सबसे बड़ी सक्सेस देती है, छोटी छोटी हैबिट्स। एवरीडे पढ़ो। जैसे कल एग्जाम है तो पाइल अप भी नहीं होगा तुम्हारे सामने। ऐसा नहीं है कि वो 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, नहीं, सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, 7 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, ऐसा होगा। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम समझने वाले हैं 2 चीज ये थियरी में, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलो लॉ तो हम समझ लेंगे। तुम्हें हो रहा होगा कि ये कांस्टेंट कहां से आ गया, मतलब कांस्टेंट क्यों आया। ओके, तो अगर उसको पहले मैं समझा दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों आया, तो से मान लो कि हम जो सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं वैसा ही कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्या। से तुम्हारे पास A प्लस बी रिएक्टेंट है और उससे तुम बना रहे हो C प्लस बी। डन। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों साइड केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब फॉरवर्ड भी रिवर्स भी केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो सकता है। अच्छा, मान लो कि इसके बीच में केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो वो हमने पढ़ लिया है। इफ केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। डन। अगर इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही हो जाने वाले हैं, तो वो कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, इसीलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या, कौन सा कांस्टेंट? कांस्टेंट ये कि हम जो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा इक्विलिब्रियम के बाद, मतलब कांस्टेंट रहेगा, और रिएक्टेंट का भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कांस्टेंट हमारे लॉ में, हमारे इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। वो क्यों इंट्रोड्यूस किया समझ में है? नहीं तो लॉ पढ़ लेते, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर अलग से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने की जरूरत क्यों थी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमें समझ में आए कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रह रहा है आफ्टर दी इक्विलिब्रियम। तो अगर वो सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा कि कांस्टेंट कितना रहता है। से 1 कांस्टेंट रहता है, 2 कांस्टेंट रहता है, कोई नंबर तो होगा। ओके, तो उसको डिफाइन करने के लिए वी आर टेकिंग इट इनटू दी टेकिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन। ओके, तो हम इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कांसेप्ट लेके आए हैं। अब एक्चुअली होता क्या है वो मैं बता देता हूं, फिर हम वापस थियरी में जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं से K से। किससे? K से। K इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब चैप्टर में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और सब्सक्रिप्ट देखेंगे, K C, K P, K E और सिंपली K, वो सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग मीनिंग है। अभी वो अलग मीनिंग क्या है वो हम आगे आएगा तब देखेंगे, लेकिन सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अभी मैं नीचे सब्सक्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा, K मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और लिखना हो तो तुम E लिख दो, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कांस्टेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो मैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं और कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है C, तो C का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर एक दूसरी प्रोडक्ट भी है D, तो D का कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। डन। ये कॉन्सेंट्रेशन को शो करने की मेथड है, मतलब ये क्या शो करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब जैसे हमने डिस्कस किया, आफ्टर द इक्विलिब्रियम C का, D का, A का, B का, सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अगर ऊपर क्या है? कांस्टेंट, नीचे भी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से रेशियो निकालोगे तुम, तो वो क्या आएगा? वो भी कांस्टेंट ही आएगा, एक नंबर ही आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले और नीचे वाले तो चेंज नहीं होने वाले, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो ये कभी भी चेंज होगा नहीं फॉर द गिवन रिएक्शन, इसीलिए उसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन।
ये सब जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने किया, वो सब डिटेल में अभी हम बुक में जो गिवन है, पहले मैं समझा तो दूं कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया क्यों पिक्चर में? पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो वो कांस्टेंट को शो करने के लिए हम एक कांस्टेंट पिक्चर में लेके आए। अदरवाइज हम बोलते कि भाई ये सब सेम है, लेकिन ये कांस्टेंट से बोल रहे हैं कि वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये कांस्टेंट जो भी हमारे इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने शो किया रेशियो के फॉर्म में, मतलब रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो अब ये सब कुछ कांस्टेंट है तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा फॉर द गिवन प्रोसेस एट द गिवन टेम्परेचर, वो सब तो है ही। डन। ओके, तो बेसिकली मोटा मोटा हमें ये समझना है। अब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। A mixture of reactant and products in the equilibrium state is called an equilibrium mixture. Obviously, क्या बोल रहे हैं? A mixture of reactant and product, मतलब reactant और product का mixture हो गया है in the equilibrium state, मतलब equilibrium state reach होने के बाद की बात है। equilibrium state reach हो गया, अब अंदर mixture होगा ना कंटेनर में। कल जैसे देखा था हमने N2 लिया, हमने H2 लिया और N2H2 में से क्या बन गया? एमोनिया बन गया। अभी N2 क्या होगा? गैसियस। H2 क्या होगा? गैसियस। एमोनिया क्या होगा? गैसियस। तो तुम कंटेनर में देखोगे सर गैस गैस ही है, थोड़ा भी सॉलिड थोड़ा भी लिक्विड नहीं है, तो वो तो मतलब प्रोडक्ट नहीं बना क्या? नहीं, प्रोडक्ट तो बना, इक्विलिब्रियम भी रीच हुआ, लेकिन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों सेम फेज में है। तो हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ये। सिंपल, ये क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। अच्छा, in this section we shall address a number of important questions about the composition of equilibrium mixtures. तो equilibrium mixtures में composition क्या होगा? जैसे मिक्सचर बनाओ तुम, तो जैसे कि तुम मिक्सचर बनाओ, अगर नमकीन का मिक्सचर बनाओ तो किसी को वही सेव अच्छी लगती है, किसी को पापड़ी अच्छी लगती है। ओके, तो सब अलग अलग बोलेंगे ना, मेरे में सेव ज्यादा डालो, क्यों? उसको वैसा मिक्सचर पसंद है। तो हम जो केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं, जो हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, उसमें क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा, रिएक्टेंट कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, वो सब भी हमें पता चल जाएगा। वो स्टडी हम करने वाले हैं, देख के ही पता चल जाएगा। What is the relationship between the concentrations of reactants and products in an equilibrium mixture? Equilibrium mixture जो पड़ा हुआ है उसमें reactant और product के बीच में क्या relationship है, वो भी हम समझेंगे ये थियरी में। How can we determine equilibrium concentrations from initial concentration? अगर initial concentrations है हमारे पास कि भाई 10 kg, तो equilibrium के बाद कितना बना? से रह गया 3 kg। वो कैसे निकाला, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। डन। ओके, चलो। व्हाट फैक्टर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू अल्टर द कंपोजिशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर? मतलब अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, अब वैसे कौन से फैक्टर्स है कि अगर वो मैं चेंज कर दूं तो इक्विलिब्रियम हट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा? सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। हम कोई भी इक्विलिब्रियम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हैं, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। अब फिर से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहले हमने रिएक्टेंट ले लिया, भाई जागते रहो, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट ले लिए और दोनों रिएक्टेंट में से इकट्ठा मतलब प्रोसेस होके प्रोडक्ट बनने लगा। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, और एक पॉइंट आया जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया और हमने मान लिया इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच। ये सब कुछ हो गया मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे, और अचानक से हमने एसी शुरू कर दिया और 30 से डायरेक्टली 16 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो वो 30 डिग्री पे था और अब 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो होगा क्या? वो जो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया था ना, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब वापस वो बढ़ना और कम होना शुरू हो गया। हमने तो अंदर कुछ किया ही नहीं, अंदर कुछ नहीं किया, बाहर तो कुछ किया ना। क्या किया? टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड और इक्विलिब्रियम विल बी अल्टर्ड? वर्ड जो यूज किया अल्टर्ड, मतलब चेंज हो गया, डिस्टर्ब। ओके, सो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, वो सब भी हम देखने वाले। डन। ओके, अगर तुम प्रोडक्ट ही निकालते गए तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा समझो कि रिएक्टेंट है, उसमें से प्रोडक्ट बना, जैसे कि 10 kg लिया था और यहाँ पे बन गया तुम्हारा 20 kg, मतलब पूरा तो नहीं बनेगा। मान लो 10 kg और C और D में है 0 0,
अब इक्विलिब्रियम के बाद ये हो गया 6 kg 6 kg और यहाँ बन गया 4 kg 4 kg। इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच। अब इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 6 kg 6 kg, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4 kg 4 kg। ये तो मैं मास बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मास बोल रहा हूँ, क्वांटिटी बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें से कुछ भी चेंज करूँ, टेम्परेचर चेंज करूँ तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सपोज मैंने यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लिया, 4 kg बना, 2 kg लाओ रे, तो 2 kg मैंने निकाल दिया, तो अब प्रोडक्ट कितना रहा 2 kg और रिएक्टेंट कितना है 6 kg 6 kg। तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब फिर से शुरू, तो वो तो शुरू ही था, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस स्टॉप तो नहीं हुई थी, लेकिन स्पीड दोनों की सेम हो गई थी, रेट दोनों का साइमल्टेनियसली रेट सेम हो गया था। लेकिन अब क्या होगा, अब वापस उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना और कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसको चेंज करके तुम्हारा इक्विलिब्रियम विल बी अल्टर्ड, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, मजा आएगी, ध्यान से समझना। द लास्ट क्वेश्चन in particular is important when choosing the conditions for synthesis of industrial chemicals such as H2, NH3, CaO, etc. मतलब कि अगर ये सारे क्या है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाले और प्रोड्यूस होने वाले हमारे प्रोडक्ट है, तो उनके लिए पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी वो भी हम देखेंगे कि तुम्हें ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, तो क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशंस भी हम देखेंगे। ये थियरी में, चैप्टर में नहीं, ये थियरी में, चैप्टर तो बहुत लंबा है। डन, ओके, तो मजा आएगी, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चंस लेट अस कंसीडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। ये अभी हमने जो लिखी थी वैसी ही है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर A and B आर दी रिएक्टेंट्स एंड C and D आर दी प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंसिंग कैसे करना है वो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी देख लिया है और 10th में भी देखा था। डन, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। On the basis of experimental studies of many reversible reactions, अब देखो ये साइंटिस्ट के नाम याद रखना, एक मार्क में पूछा जाता है। The Norwegian chemist Cato Maximilian Guldberg and Peter Waag proposed in 1864. जनरली तुम गुल्डबर्ग एंड वाग याद रखोगे तो चलेगा। ओके, गुल्डबर्ग एंड वाग, लेकिन अगर पूरा पूछ लिया तो तुम्हारा नसीब। ओके, अदरवाइज हमें तो ऐसे ही पूछते थे हमारे टाइम पे एमसीक्यू में, गुल्डबर्ग एंड वाग ऐसे। तो ये पूरा इसका नाम है। ओके, कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग, तो फाइनल नाम हमारा क्या है गुल्डबर्ग। उसके पापा का नाम, उसके सरनेम बने अभी हम रहने देते हैं। ओके, एंड पीटर वाग, तो ये दोनों ने मिलकर 1864 में ये थियरी दी थी दैट द कॉन्सेंट्रेशंस इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो गुल्डबर्ग और वाग ने बताया था 1864 में, 1864 गांधी जी के बर्थ के 5 साल पहले। ओके, सो उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि ये जो जनरल कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो होगी, उसमें वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। सो दे आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन ये दोनों ने मिलके बता दिया था। डन, ओके, चलो। तो हमने बोला ये KC और C ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T। ओके, और ये K क्या है, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, फिर हम C, P, E वो सब डिनोटेशंस यूज करेंगे, लेकिन अभी के K रखो। तो where Kc is the equilibrium constant and the expression on the right side is called the equilibrium constant expression। इसको ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मतलब हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो हम बोल देंगे K। अरे उसका कुछ एक्सप्रेशन तो बताओ भाई, रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, और फिर प्रोडक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, चलो। हाँ, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक का तो सिंपल है, चलो बहुत सिंपल है, पूरा ही सिंपल ही है, लेकिन समझते जाओ अच्छे से। द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन।
इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, बिकॉज इन द अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन वाज कॉल्ड एक्टिव मास। तो पहले एक्टिव मास कहा जाता था, कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहा जाता था अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इसके लिए इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोला जाता है। याद रहेगा एक मार्क में पूछे तो कि भाई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन गिवन बाय द गुल्डबर्ग एंड वाग इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्यों ऐसा, वाई और जस्टिफाई, बिकॉज एट अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन वाज कॉल्ड एक्टिव मास। दैट्स इट, बस एक मार्क में तो और क्या लिखे, दैट्स इट, खत्म। ओके, अच्छा, इन ऑर्डर टू एप्रिसिएट देयर वर्क बेटर, let us consider the reaction between the gaseous H2 and I2 carried out in a sealed vessel at 731 Kelvin। टेम्परेचर देखो 731 केल्विन। ओके, अच्छा, तो 731 केल्विन पर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अभी हमने जनरल इक्वेशन देखा, A प्लस बी विल गिव यू C प्लस डी, ओके, और C प्लस डी विल गिव यू A प्लस बी। अब हम एक्चुअल केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ओके, ये इक्वेशन भी हमने कल देखा था, ये रिएक्शन भी हमने कल देखी थी। तो H2 plus I2 that will give twice HI। याद रखना टेम्परेचर भी। अच्छा, चलो 731 केल्विन। तो ये देखो हम देख सकते हैं, इसके आगे क्या है 1 मतलब 1 मोल, इसके आगे भी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 मतलब 1 मोल, और इसके HI के आगे क्या है 2 मतलब 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। 1 जरूरी नहीं है ये 1 + 1 2 होता है इसलिए 2 लिखा है, नहीं, मैंने बताया था। ओके, सो 1 मोल और 2 मोल बन रहा है। हाँ ठीक है, बना दिए। चलो तो आगे समझते हैं। अब यहाँ समझना क्या है, ये टेबल आ गया, टेबल से पहले कुछ होगा तो नहीं, तो टेबल समझ लेंगे। 6 सेट्स ऑफ, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ टेबल में क्या है। डिफरेंट वे में एक्सपेरिमेंट किया है और कुछ नहीं, लेकिन वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो 6 sets of experiment with varying initial conditions were performed। मतलब क्या, H2 I2 that will give twice HI। तो रिएक्टेंट्स के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लिए, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब पहले सपोज पहले जो H का कॉन्सेंट्रेशन था, अभी सेकेंड सेट में जो H का कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग कर दिया, वैसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिए। सो varying initial conditions were performed starting with only gaseous hydrogen and I2 in a sealed reaction vessel in the first 4 experiment। पहले 4 में टोटल 6 सेट्स है, तो पहले 4 में क्या किया, अंदर क्या ले लिया, अंदर लिया क्या रिएक्टेंट में H2 और I2, और दूसरे 2 में क्या लिया, उस दूसरे 2 में उल्टा लिया, जो बन रहा है वो HI ले लिया। ओके, चलो, एंड ओनली HI इन द अदर 2 एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, समझ में आ गया। पहले तो 6 सेट्स मतलब 6 एक्सपेरिमेंट किए, उसमें पहले 4 में तो रिएक्टेंट क्या थे H2 एंड I2, और दूसरे 2 नेक्स्ट 2 लास्ट 2 में रिएक्शन क्या थे HI। डन। तो पहले 4 में प्रोडक्ट क्या होंगे HI, और लास्ट 2 में और नेक्स्ट 2 में प्रोडक्ट क्या होंगे H2 एंड I2। सिंपल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर दिया। एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 वेर परफॉर्म्ड टेकिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड और I2। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिए हमने, अभी टेबल देखेंगे आराम से समझेंगे। एंड विद द टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट intensity of the purple color remained constant and equilibrium was attained। Similarly for purple color क्यों आया ये, करेक्ट, हमने देखा था, कहां देखा था, यही चैप्टर में, कहां देखा था, यही चैप्टर में, नहीं आ रहा यार, फिजिकल इक्विलिब्रियम में देखा था, सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली सब्लिमेशन। तो सॉलिड आयोडीन का डायरेक्टली गैसियस आयोडीन बन जाता था। कैम्फर वाला इक्वेशन, कैम्फर वाला एग्जांपल, कैम्फर, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, वो 3 एग्जांपल दिए थे ना हमने, तब वहां दिया था। अच्छा, सो ये I2 उसका है। सो I2 कलर, पर्पल कलर जो है वो अब ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, सेम जैसा लगने लगा, मतलब कि रीच हो गया है ऐसे इक्विलिब्रियम। Similarly for experiments 5 and 6 the equilibrium was attained from the opposite direction। तो 5 और 6 में क्या हो रहा है, कंटेनर में डाल दिया है HI और अब बनेगा H2 and I2। ओके, चलो
Data obtained from all 6 sets of the experiments are given in the table 6.2. Done? Okay, चलो तो अब टेबल पे आते हैं. तो ये टेबल ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6. देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 को मैं छोटा छोटा कर देते हैं. बहुत बड़ा टेबल है यार. अच्छा हाँ ओके. सो देखो H2 plus I2 that will give HI. ओके पहले 4. तो पहले मैंने क्या ले लिया? H2 और I2 लिया. H2 और I2 लिया. H2 और I2 लिया और H2 और I2 लिया. पहली 4 कंडीशन. तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई? प्रोडक्ट तो बनने वाला है. तो स्टार्टिंग कंडीशन में तो प्रोडक्ट क्या हो गया? 0. स्टार्टिंग कंडीशन. डन. ओके. नेक्स्ट टू एक्सपेरिमेंट क्या थे? नेक्स्ट टू एक्सपेरिमेंट थे ये लोग 0 होंगे. क्यों? क्योंकि मेरे हम उल्टा देख रहे हैं. तो रिएक्टेंट क्या है? HI. तो प्रोडक्ट क्या होंगे? H2 और I2. तो स्टार्टिंग में तो वो 0 होंगे. तो 0 0 0 0. लेकिन जो लिया था वो कितना लिया था? HI. तो इतना लिया था. पहले इतना लिया फिर इतना लिया. डन. पक्का? ओके. ये स्टार्टिंग कंडीशन है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. और अब इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड. अब अगर हम देखें हमारा इक्वेशन जो गुल्डबर्ग और वाग ने दिया था उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा यहाँ पे C है, concentration of C, concentration of D to the concentration of A, concentration of B that is equals to K. तो उसके अकॉर्डिंगली वो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं पहले के लिए मैं K ढूंढूं, पहले के लिए K ढूंढूं तो पहले के लिए ऊपर क्या आता था? प्रोडक्ट. तो K will be equals to प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है? HI. तो HI का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है? 2.52 into 10⁻⁻². इतना है. उसको डिवाइड अभी एक ही है ना, C और D नहीं है, सिर्फ एक ही है C. अच्छा. डिवाइडेड बाय द इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा. डन. तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वो करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? डन. ओके. नेक्स्ट कंडीशन. अब नेक्स्ट में हमने क्या किया? देखो H2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया है लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट है I2 उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा ले लिया. तो चेंज आएगा. तो वो चेंज आया. तो चेंज क्या आया? तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट ज्यादा बना. और इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन देखो पहले H बहुत ज्यादा था अभी कम है और पहले I2 कम था अभी ज्यादा है. ये चेंज क्यों आया? ये चेंज इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया. लेकिन माय क्वेश्चन इज if you are doing this activity 2.52 into 10⁻² whole divided by 1.14 into 10⁻² into 0.12 into 10⁻², वहां से हमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा. अगर सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड प्रोसेस के लिए निकाले तो वो सेम आएगा. वो तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट है मतलब क्या? तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम आएगा. सही है. हमारी थियरी वही बोल रही है. क्या? अगर मैंने 10 kg लिया और फिर इक्विलिब्रियम पे बन गया ये 5 kg और ये रह गया. पहले 10 kg और 0 था और अब इक्विलिब्रियम पे 5 kg और 5 ऐसे बन गया. तो रेशियो क्या आएगा? 5 multiplied by 5 divided by 10 divided by 10. डन. मतलब 25/100 मतलब 0.25 आएगा. ओके. लेकिन अब मैं 10 नहीं ले रहा हूं यहाँ पे. अब मैं 20 ले रहा हूं. लो तो मैंने 20 लिया. अब इक्विलिब्रियम पे बना क्या? से 10 बना, आधा बन गया. पहले भी आधा बनाया था तो अभी भी आधा बनाते हैं. 10 बना. माइंड में कर रहे हो या नहीं है? यहाँ लिखूं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पहले मैंने रिएक्टेंट H2 plus I2 that will give twice HI. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले मैंने ये 10 लिया तो ये कितना मिला? मैंने स्टार्टिंग कंडीशन में ये 0 था और इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद मैं बोल रहा हूं कि ये 10 जो था वो हो गया 5, ये भी हो गया 5 और यहाँ पे मुझे कुछ मिल गया और वो क्या मिला? से 10 मिल गया. डन. समझ में आ रहा है? ओके. सो तुम्हें समझ में आया इसलिए एकदम इजी ले रहा हूं. देखो 10 20 हो गया और ये भी 20 हो गया. अब यहां से मैं कांस्टेंट निकालूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो वो क्या है? 10 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा तो कुछ है ही नहीं. अच्छा. डिवाइडेड बाय 5/5. डन. तो कितना आया? 10/25. करेक्ट. ये आया.
अब मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दे रहा हूं। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूं, मैंने 20 लिया और 0 था, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। डन। ओके, तो अब मैं सेम वे यहां पे वैसे ही करूं तो क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे ही आएगा। तो ये आंसर क्या आया, ये से 0 कट, तो ये आंसर क्या आया, 2/10 मतलब 0.2। ये 10/25 है, तो 100/25 करो तो पॉइंट आएगा, तो ये क्या आया, 0.4 आया। डन, सही क्या है, 4.4 सही है। 100/25 करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 10/25 करेंगे तो 0.4 आएगा। डन। तो देखो ये क्या हो गया, अलग अलग आया, अलग अलग आया ना, पक्का समझ में आया। यही चीज वो टेबल में बताएंगे, आगे जाके बताएंगे, अभी बताया नहीं है, अभी तो सिर्फ टेबल बोला है, लेकिन आगे वही डिस्कस करना है। तो हमारा लॉ क्या बोल रहा था, हमारा लॉ बोल रहा था कि तुम कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करो या जो करना है करो, पहले तुम ज्यादा लो या पहले तुम कम लो, जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तब तुम अगर रेशियो निकालोगे तो इट विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहीं पे वेरी कर रहा है, ये तो रैंडम मैंने कंसंट्रेशन लिया वहीं पे वेरी कर रहा है। अभी तुम टेबल लोगे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, तो वहां से कैसे सेम आएगा, समझ में आ रहा है। ओके, करके दिखाऊं, चलो ये भी करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ये समझना है। ओके, 2.52 इंटू 10⁻⁻², ये मैंने किया। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 1.14, फिर डिवाइडेड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 10⁻²। डन। तो हमारा के आया है 1842.1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन। अब सेकंड के लिए ढूंढते हैं, तो सेकंड के लिए 2.96 इंटू 10⁻²। ओके, होल डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2 और डिवाइडेड बाय 10⁻² और डिवाइडेड बाय 0.92 और डिवाइडेड बाय 10⁻²। तो हमारा ये आया 1608.6 लो। देखो कितना वेरी किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो गुल्डबर्ग और वाग ने बताया था कि भाई इसका नाम ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहाँ है कांस्टेंट, ये तो चेंज हो रहा है। अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर दो तो रेशियो जो तुम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का निकालोगे, जो तुम बोल रहे थे कि कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट तो मिल ही रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वही ओके, तो क्या गड़बड़ है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या किया समझ में आ गया। हमने पहले 4 में क्या किया, पहले 4 में रिएक्टेंट में लिया H2I2 और दूसरे 2 में लिया HI। तो पहले 4 में प्रोडक्ट बनेगा HI और लास्ट के 2 में प्रोडक्ट बनेगा H2I2। अच्छा, अब सबका स्टार्टिंग में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन तुमने क्या लिया है, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन लिया है। अभी नेक्स्ट टाइम जब किया तब I2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, फिर और नेक्स्ट टाइम किया तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, फिर से नेक्स्ट टाइम किया तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, मतलब वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब प्रोडक्ट तो 0 ही होगा उस टाइम पे, और जब लास्ट 2 के केस में भी HI का कॉन्सेंट्रेशन तुमने लिया इतना और लास्ट केस में इतना, अलग अलग। स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का 0 ही होगा, अब तो ये रिएक्टेंट है। ओके, अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे सारे के सारे डेटा हमें मिल गए। कैसे मिले, एक्सपेरिमेंटली मिले हैं सारे के सारे डेटा कि HI का कॉन्सेंट्रेशन ये है, ये है, ये है, ये है। पहले 4 में ये प्रोडक्ट है और लास्ट के 2 में ये दोनों प्रोडक्ट है, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन ये मिल रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया। अगर हमारे पास सारे डेटा है तो हम सबको हमारा जो लॉ, हमारा जो इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसके अकॉर्डिंगली सब में हम के ढूंढेंगे। देखने से पता चला कि सबका के अलग अलग आता है, तो ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई। ये क्या गड़बड़ी हुई वो अब डिस्कस करते हैं, लेकिन समझ में आ गया हमने किया क्या है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां चले गए, हाँ ये रहे। ओके, इट इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 दैट
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टेड, that is equals to half the number of moles of HI formed। मतलब अगर हम डेटा देखें तो हमें पता चलेगा कि मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्टेड तो कितने थे, 1 मोल थे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टेड, आयोडीन भी 1 मोल था और वो बना कितना था, 2 मोल, इज इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI formed। तो 2 बना तो हम HI क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने 1 मोल कंसिडर किया है ना, दैट्स व्हाई। ओके, सो half the number of moles of HI, also experiment 5 and 6 indicated that, मतलब यहां से तुम एक्सपेरिमेंटली डेटा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले हैं, मतलब कि HI के देखो यहाँ पे HI के कितने मिले हैं, तो इसके कितने हैं 1.14 और इसके कितने हैं 0.12 इंटू 10⁻², ये सब में 10⁻² है तो उसको निग्लेक्ट करो, तुम सिर्फ ये देखो कि ये मैंने लिए 1.14 और ये मैंने लिए 0.12, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो दोनों मिला के शायद मान लो कितने होंगे 12, मतलब से 1.26 होंगे, 1.26 ही होंगे ना, ये दोनों को मिला के कितने होंगे 1.26, उसका डबल कर दो तो 2.52 ही आएगा। देखो 1.26 का डबल क्या आएगा, 2.52 ही आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहां पर देखो 0.92 और 0.2, तो ये एक्चुअल में कितना हुआ से 1.02 एंड 1.12, 1.12 हुआ, ये दोनों का एडिशन कितना हुआ 1.12 ही हुआ, लेकिन यहां पर कितना है 2.96। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, और जो हमें हाफ बोल रहे हैं वो क्या है, वो तो हम यहां से भी बोल सकते हैं ना, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो ये कितना है 2 मोल बना। डन। ये 2 मोल बनने के लिए ये एक और ये एक यूज हुआ, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 ही मोल चाहिए HI, कितना चाहिए HI 1 मोल चाहिए, तो ये कितना चाहिए होगा, हाफ मोल। समझ में आया, समझ में आया, इसलिए वहां हाफ क्यों लिखा है, समझ में आया। अगर 1 मोल और 1 मोल ले तो 2 मोल बनेगा, तो मैं बोल रहा हूं मुझे 1 मोल ही चाहिए, तो फिर ये रिएक्ट कैसे करेंगे, हाफ मोल, तो इसीलिए वहां ऐसा लिखा हुआ है कि हमें पता चलेगा, इट इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट से यहां से भी हम देख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, मतलब वो दोनों के मोल्स तो सेम ही है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड। तो HI कितने बने हैं 2, उसका हाफ कर दो तो कितना आएगा 1, तो वही तो लिया था, I2 भी 1 लिया था और N2 भी 1 लिया। समझ में आ गया, पक्का? हाँ, हमने यहाँ पे कहा गया इक्वेशन, ये देखो 1 1 और ये 2, अभी इसका आधा कर दो हाफ, तो इसका आधा कर देंगे तो 1 आएगा, वही तो बोल रहे हैं कि जितना लिया था तुमने H2 सेम लिया हुआ है तुमने, I2 1 मोल, दैट इज इक्वल्स टू इसका हाफ करो, वो उसका सेम हो जाएगा, वही बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो एक्सपेरिमेंट 5 and 6 इंडिकेट्स, अभी 5 and 6 इंडिकेट्स दैट I2 का कॉन्सेंट्रेशन और H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ओके, तो I2 कहां गया, ये रहा, देखो ये 5th वाला तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है HI, उसमें से बनने क्या वाला है H2I2, तो देखो H2 कितना बना 0.345, ये भी 0.345 सेम बना, H2 और I2 क्या बना, सेम बना, तो अगर सेम लेते तो उसका आधा HI बन रहा था, अभी सेम 1 1 लिया, ओके, तो 2 बना था ना, समझ में आया। ओके, तो वैसे ही यहां पर सेम बना, वैसे ही यहां पर भी सेम बना, देखो 0.86 0.86, समझ में आ रहा है, पक्का? क्या बोल रहे हैं, देखो यहां से तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा क्या कि कंसंट्रेशन जब हम ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन इन दोनों के ऑलमोस्ट अगर सिमिलर ले हम तो की बात है कि इसका 1 मोल इसका भी 1 मोल, तो वहां पे फिर हाफ करना पड़ेगा HI में। वैसे ही अगर तुम HI ले लोगे कोई पर्टिकुलर, ओके, तो उसका डबल करोगे तब जाके वहां पर भी सेम मिलेगा। H और I एक एक लिया था, तो तुम्हें जब मिलेगा प्रोडक्ट में तब भी वो सेम मिला, तो देखो ना सेम मिला। तुमने लिया कितना था 3.04 लिया था, उसमें से तुम्हारा बना कितना 0.345 0.34। नेक्स्ट में तुमने लिया कितना था 7.54 उस 58, उसमें से बना कितना 0। ये सब समझने के लिए है, याद नहीं रखनी है वैल्यू। और उसमें से भी 0.86 बना। और ये क्या है, ये तो हमारा HI जो हमने लिया था रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे, उसका कॉन्सेंट्रेशन।
अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके। डाउट हो तो पूछो। ये देखो ये पॉइंट पहले तो क्या क्या समझा हमने, ये तो बोला कि 6 एक्सपेरिमेंट, फिर से जो भी अब तक समझा रिवीज है। क्या हमने टोटल 6 एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, तो 6 एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले 4 में तो रिएक्टेंट लिया H2I2 और लास्ट के 2 में रिएक्टेंट लिया HI, ये पहली बात। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, अब हम वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, मतलब H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पर H2, I2 एंड HI तीनों के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे। अगर सेम लेते ही जाते तो सेम मिलता जाता, अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो वो टेबल में हम देख भी सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं क्या कि अगर 1, 2 और 3 और 4 को अगर हम देखें तो वहां से हमें पता चलता है कि 1 मोल H2 ले तो 1 मोल I2 और दैट इज इक्वल्स टू हाफ द मोल ऑफ HI होता है। डन। तो वो टेबल में से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम ये 1 मोल ले और ये 1 मोल ले, मतलब दोनों कितने हो गए 1 मोल, उसका इसका हाफ करेंगे तब जाके इतना होगा। ओके, तो देखो ना 2.52 का हाफ करो तो दोनों का मिला के जितना होगा उतना हो गया। ओके, वैसे ही 2.96 देखो, ये 2.96 यहाँ पे मे बी सम डिफरेंट होगा, लेकिन 2.96 उसका भी अगर हाफ करोगे तो कितना होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन में ही गड़बड़ी लग रही है। क्या था 2.4 ले लिया और 1.68 ले लिया, तो 2.4 में से इक्विलिब्रियम में 1.14 और यहाँ पे कम मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट हाँ चलेगा, और यहाँ पे 1.68, तो ये गिवन है। सेकंड डेटा में मे बी सम एरर विल बी देयर, बट कहने का मीनिंग क्या है उनका कि अगर ये एक लिया तो ये उसका हाफ करना पड़ेगा, वो उसका कहने का मीनिंग है कि H2 एक लिया, I2 एक लिया, तो HI जो है उसका आधा कर दोगे, वो उनके इक्वल ही होगा। हमारे केमिकल रिएक्शन में भी तो यही है, इसका एक लिया तो जो HI है उसका आधा करोगे वो सेम हो जाएगा, तो 2 का आधा 1 करेंगे तो 1 1 1 सेम हो गया। ओके, तो वो देखो 1 में तो इजीली दिख रहा है 1.41, 1.14, 0.12, तो ये हो गया 1.26। 1.26 का डबल कर देंगे तो 2.52 ही आ जाएगा। सिंपल है, दिख रहा है। यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शायद वापस वो आ जाए। देखो 0.77, 0.31, तो एक्चुअल में कितना हुआ 0.1 पॉइंट। ओके, लाओ ना कैलकुलेटर है तो यूज करते हैं ना। ओके, सो कितना हुआ से 0.77 प्लस 0.31, तो आ गया 1.08 और इंटू 2 करेंगे तो हमारा 2.16 आ रहा है। सो हियर ऑल्सो डेटा में वैसा है, लेकिन देखो वो डेटा कब सेम आएगा जब तुम ये 1 और ये 1 मोल लो। ओके, तब सेम आएगा। यहाँ पे हम कहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेम ले रहे हैं। ओके, वो बोल तो रहे इट इज एविडेंट फ्रॉम 1 2 3 4, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम लेना पड़ेगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन मोल तुम सेम ले रहे हो, मोल तो मोल भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर यहाँ पे हम सेम ले लेंगे 2.4, समझे। वो जो बोल रहे हैं वो पॉइंट समझा रहा हूं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि जो बोल रहे हैं और डेटा है थोड़ा बहुत मिसमैच है। कह क्या रहे हैं वो पहले मैं बता देता हूं। ये अगर 2.4 ले लिया मैंने और ये भी अगर मैंने 2.4 ले लिया, तो नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो कितना बनेगा, इनका इक्विलिब्रियम पे क्या बाकी रह रहा है उसका डबल होगा वो। तो अगर ये 2.4 का इक्विलिब्रियम पे अगर 1.2 हो जा रहा है तो 1.2 का डबल होगा ये 2.4, ऐसे वो बोल रहा हूं। समझ में आया। ओके, तो वर्डिंग में क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, तो ये हो गया पहला पॉइंट। देन फिर से एक बार मैं पढ़ लेता हूं। वेयर परफॉर्म्ड टेकिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2 टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर, ये तो ठीक है, लेकिन सील्ड रिएक्शंस 1 2 3 4 data obtained evident from the experiment 1 2 3 and 4 that number of moles of dihydrogen reacted is equals to number of moles of iodine reacted, that is equals to half the number of moles of HI formed. Okay, so say 2.4, हाँ यहाँ पर सपोज हम वो लगा सकते हैं, कौन सा लॉ हमने याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े थे, याद हो। ओके, वो हम लगा सकते हैं कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल होगा तब जाके 2 मोल बनेगा। तो अगर तुमने ये ले लिया कितना 2.4 और ये ले लिया 1.68, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये 1.68, तो 1.68, हाँ लाओ अच्छा दिमाग में है, तो अगर ऐसा किया होगा शायद उन्होंने, तो 1.68 है उनका। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट है 1.68,
तो 1.68 के साथ 1.68 ही जाएगा, तो 1.68 के साथ 1.68 जाएगा, तो वो हो जाएगा से ये दोनों एक एक जाएंगे, तो वहां पे उसका डबल बनेगा, तो उसका डबल होता है 3.36। कितना हो रहा है? 3.36। तो वैसे लिमिटिंग रिएजेंट से भी ये तो मैच नहीं हो रहा है। ओके 1.68 तो ये दोनों 1.68 अगर यूज हो गए तो वहां कितने बनेंगे? उसके डबल मतलब कितने? 3.36। लेकिन वो भी दिखाई दे रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो इक्विलिब्रियम पे ये बाकी बच रहा है कितना? 0.20 आयोडीन बाकी बच रहा है। अच्छा, अगर ये बाकी बच रहा है इक्विलिब्रियम पे और 1.68 यहाँ पे कम था, तो 1.68 में से ये बाकी कितना बच रहा है? 0.2 बाकी बच रहा है। मतलब रिएक्ट कितना हुआ है? 1.48 रिएक्ट हुआ है। हाँ आ गया, देखो 1.48 के साथ 1.48 रिएक्ट हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2.96 आ गया। देखो समझाता हूँ कैसे। इसे डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर चलो ठीक है, जो होगा वो आ तो गया हमारा। देखो यहां से हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम गिनते रहोगे आंसर नहीं आएगा। ओके क्या है? यहां पर तुमने 2.4 और 1.38 डन, इतना लिया। ध्यान से समझो, एनालाइज करने के लिए। तो ये हमने लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन है? आयोडीन, क्योंकि उसका कम है। हमारे पास क्या होना चाहिए? ये 1 तब जाके 2 बनेगा। ओके तो यहां पर तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। लेकिन अगर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो तो जिसका कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? आयोडीन। अब इक्विलिब्रियम पे लिमिटिंग रिएजेंट जो है आयोडीन, वो कितना बच रहा है? तो वो बच रहा है कितना? 0.12 इक्विलिब्रियम पर। मतलब उसका यूज कितना हुआ है? तो उसका यूज हुआ है 1.38 तो पहले था, उसमें से बाकी बच रहा है कितना? 0.12। तो मैं माइनस कर दे रहा हूं, -0.12 तो 1.26। तो 1.26 ही आयोडीन यूज हुआ है। समझ में आया? लिमिटिंग रिएजेंट तो यहीं से पकड़ लिया हमने, आयोडीन है। अब इक्विलिब्रियम पे इतना तो अभी भी बच रहा है, इतना बच रहा है 0.12। मतलब 1.38 में से 0.12 निकाल दो तुम, तो कितना बचा? 1.26। ये 1.26 ही रिएक्ट हुआ है किसके साथ? मतलब यहाँ पे तुमने ले लिया 1.26 और यहाँ पर भी ले लिया 1.26। सर यहाँ तो ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है आयोडीन। ओके वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या क्या करे? आयोडीन तो जितना चाहिए उतना तो चाहिए। तो ये हो गया 1.26। तो ये कितना होगा? अगर ये 1 है तो ये उसका डबल है। तो ये 1.26 है तो ये भी उसका डबल होगा, दैट इज 2.52। समझ में आया? पक्का? सबको निर्भय ध्यान है ना? ओके चलो ये पहला हुआ। दूसरा देखते हैं। तो देखो दूसरे में भी लिमिटिंग रिएजेंट अगेन कौन है? आयोडीन। डन। तो 1.68 से पता चल गया ये कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट आयोडीन है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे इतना आयोडीन तो बच रहा है, इसका तो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, इतना तो बच रहा है इक्विलिब्रियम पे, कांस्टेंट हो गया है। तो इतना बच रहा है तो वो मैं माइनस कर दे रहा हूं। तो 1.68 में से 0.2 बच रहा है। ओके मतलब रिएक्ट कितना हुआ? 1.48 आयोडीन रिएक्ट हुआ है। ओके तो अगर कैसे मिला? 1.68 में से 0.2 माइनस कर दिया तो 1.48। मतलब आयोडीन मैंने अगर लिया 1.48 तो उसके साथ हाइड्रोजन भी जाएगा 1.48। लेकिन यहाँ सर यहाँ पर तो ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट जितना ही वो जाएगा। तो 1.48 तो उसका डबल कितना हो गया? डायरेक्टली हमारा 2.96। समझ में आया? ऐसे है गिवन। तो ये तुम ऐसे ही देखो, मैं खुद अभी मैं देख रहा था और मैं बोल देता कि गलत है, लेकिन वो तो मुझे याद आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हो सकता है। अगर वो नहीं होता तो गलत ही है। फिर वो बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 पर से हम देख सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन पहले सेम तो लो, सेम लोगे तो हम बताएंगे ना। फिर हमने ये चेक किया कि कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है ही नहीं, तो फिर वहां कैसे डबल मिलेगा? यहाँ पर तुम 2.4 लो, यहाँ पर भी 2.4 लो, तब जाके वहां पर तुम्हें से 4.8 मिलेगा। डन। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हमें यूज करना है। ये 2 का किया, चलो फटाफट बताता हूं तीसरा चौथा भी। यहां पर भी अगेन 2.44 और 1.98 मतलब लिमिटिंग रिएजेंट
ये है हमारा I2, उसमें से भी इक्विलिब्रियम पे इतना बच रहा है, तो मतलब रिएक्ट कितना हुआ 1.98 माइनस 0.31, क्या किया हमने 1.98 माइनस 0.31, तो बाकी बचा हमारा 1.67, मतलब ये 1.67 है, ये भी 1.67 है, और I2 कितना बनेगा, HI कितना बनेगा 3.34, आ गया एग्जैक्ट आ गया, डन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर भी लिमिटिंग रिएजेंट है आयोडीन, और यहाँ पे आयोडीन बच रहा है 0.22, मतलब इतना यूज नहीं हुआ है, तो फिर कितना से 1.76 माइनस 0.22, तो आ गया 1.54, मतलब 1.54 आयोडीन यूज हुआ, फिर भले ही ये ज्यादा हो लेकिन यूज तो होगा 1.54, और उसका डबल जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, 1.5 का डबल 3 होता है, तो 54 का डबल 3.08, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 पर से तो हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जितना H का कंसंट्रेशन है उतना ही I का कंसंट्रेशन है, और उससे डबल मिलेगा हमें कंसंट्रेशन किसका, उससे डबल मिलेगा HI का, लेकिन अगर तुम्हें तीनों को कंपेयर करना है तो HI के कंसंट्रेशन को हाफ करना पड़ेगा, अगर इक्वल करना है तो, नहीं तो सिर्फ मान लो कि डबल मिलता है, डन। ओके, वही हमने देखा यहां से, वो तो हमने यहां से भी देख लिया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से भी हमें पता चल गया था। ओके, फिर और एक चीज बताइए क्या कि 5 और 6 देखने से हमें पता चल रहा है, ओके, कि जो हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम बन रहा है, तो ये तो देखो ये डायरेक्टली दिख रहा है, अगर ऐसा ऊपर होता तो हम थोड़े कंफ्यूज नहीं होते, कोई बात नहीं, नई बात सीखने को तो मिली, अंडरस्टूड। ओके, तो ये क्या है, देखो देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई सेम मिल रहा है, ठीक है, ओ भाई ये भी सेम मिल रहा है, हाँ ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, डन। ओके, तो दैट्स इट, ये जो बोला वो हमने देख लिया, कंसंट्रेशन सेम। नाउ आगे देखते हैं, नोइंग द अबव फैक्ट्स in order to establish a relationship between the concentration of the reactants and products, several combinations can be tried, ऐसे ही करते रहे। Let us consider the simple expression, तो अब हम सिंपल एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब देखो ऐसे पूरे के पूरे इक्वेशन को डिनोट किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे, पहले लिया है हमने क्या, प्रोडक्ट, उसके फेस के साथ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर गैस में है वो, और से इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ये भी गैस ये भी गैस, ये डिवाइड कर दिया है, तो मतलब यही हमारा एक्सप्रेशन है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू दी रिएक्टेंट का, तो ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। अच्छा, it can be seen from the table that if we put equilibrium concentrations of the reactants and products in the above equation or above expression, तो देखो अभी 6 में अगर हमने निकाला क्या, फॉरवर्ड प्रोसेस ले रहे हैं हम, कौन सी प्रोसेस, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या, पहले लिया तुमने HI और मिला तुम्हें HI, वो ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट HI डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसा ही होगा, तो HI डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो पहले में कितना आया 1840, देखो ये हमने कैलकुलेट किया था, याद हो तो यही नंबर था, सो पहले में आया 1840, दूसरे में आया ये, तीसरे में ये, सर ये तो कितना खतरनाक, बोल रहे थे कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट है नहीं, इतना खराब वेरिएशन है, ऐसा क्यों हुआ, वो जो गड़बड़ है वो गड़बड़ अभी हम पता करेंगे। अब देखो यही रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, यही रिएक्शन को तुम उल्टा भी शो कर सकते हो, मतलब क्या, उल्टा मतलब रिवर्स में, मतलब प्रोडक्ट है तुम्हारी H2I2 और रिएक्टेंट है तुम्हारा HI, सेम वे में तुम करोगे फिर भी इतना वेरिएशन मिलेगा तुम्हें, फिर भी इतना ज्यादा वेरिएशन मिलेगा। तो ये वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए करे तो करे क्या, तो फिर हमने क्या किया, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिख रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्या लिखा हुआ है, करेक्ट, मोल्स, हाँ यस करेक्ट, मोल्स, यस, ओके, उसी का डिफरेंस है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो यहाँ पे कुछ कंसीडर नहीं किया, हमने तो बोला H2I2 में से HI बन रहा है, तो HI का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2I2 का कंसंट्रेशन, सिंपल ले लिया तो आंसर आएगा नहीं। कंसिडरिंग द मोल्स इन्वॉल्व्ड देन वी विल गेट, देखो 46 47 46 46 46 46 ऑलमोस्ट इक्वल, देन वी आर गेटिंग द कांस्टेंट। तो कंक्लूजन क्या है, मोल्स को कंसीडर करना है, वही हमारा कंक्लूजन है, इसके लिए ये पूरा टेबल एनालाइज किया हमने। ओके चलो, तो इज फार फ्रॉम द कांस्टेंट, हाउएवर इफ वी कंसीडर द एक्सप्रेशन,
अब हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं स्क्वायर को कंसिडर करके, मतलब मोल्स को कंसिडर करके. वी फाइंड दैट दिस एक्सप्रेशन गिव्स कांस्टेंट वैल्यू एज शोन इन द टेबल in all the 6 cases. It can be seen that this expression, the power of the concentration for reactants and products are actually the stoichiometric coefficient in the equation for the chemical reaction. मतलब stoichiometric coefficient मतलब वही number of moles. Okay. So thus for the reaction H2 and I2 that will give HI, following equations equilibrium constant Kc is written as, तो simply Kc को हमने लिख दिया considering the mole. तो Kc और से K is equals to प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर उसके जो मोल्स होंगे वो, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर उनके जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे वो. अभी तो 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे 1 ना भी हो, जैसे एमोनिया हमने कल बनाया था तो उसमें कहाँ 1 था. ओके 1N2 1H2 नहीं था, 3H2 था. यस, तो उसमें फिर 3 लेना पड़ेगा. ओके दैट्स इट. सो जनरली द सबस्क्रिप्ट EQ यूज्ड फॉर द इक्विलिब्रियम is omitted from the concentration terms. It is taken for the granted that the concentrations in the expression for Kc are equilibrium values. तो जो EQ लिखते थे उसको हमने omit कर दिया है कि चलेगा. ओके चलो. The subscript C indicates that Kc is expressed in concentrations. Okay, मतलब मोल पर लीटर. Equilibrium मोल पर लीटर मतलब क्या? मोलारिटी. वेरी गुड. मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी. सो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या था और रेशियो क्या, फॉर्मूला और डेफिनेशन क्या था मोलारिटी का? किसके नंबर? सब्सटेंस थोड़ी, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर. यस करेक्ट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज मोल पर लीटर. वो कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए Kc लिखा हुआ है. अच्छा तो यही हमारा जो गुल्डबर्ग और सेवाग ने लॉ दिया है वो है एट अ गिवन टेम्परेचर. अगेन एट अ गिवन टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. The product of the concentrations of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. क्या बोला? Product of the product. Okay. So at a given temperature the product of the concentration of the reaction products, वो products of the product ना बोलना पड़े इसलिए reaction products लिखा हुआ है. Okay. So निर्भय चलो. ओके क्या बोल रहे हैं हम? सिंपली हम क्या बोलने वाले हैं? प्रोडक्ट के मतलब जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन वर्ड है ना हमारे पास, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब नंबर ऑफ मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये जो रेशियो होगा इज कांस्टेंट, वही बोल रहे हैं. So is constant value and this is known as the equilibrium law or law of chemical equilibrium. तो इसी को equilibrium law और law of chemical equilibrium बोलते हैं. Understood? Okay, simple. तो हमने क्या देखा? Suppose A B C D that is equals to Kc is equals to CD to the AB. तो उसको ही कैसे लिखेंगे? At a given temperature, the multiplication of the concentration of reaction product raised to their stoichiometric coefficient to the product of the reaction reactants raised to their stoichiometric coefficient is constant and that is known as equilibrium constant, and this is known as the law of equilibrium, chemical equilibrium. Done? Okay. तो वही चीज हमने समझ में आ गया पक्का? ओके. तो हमें लेना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ. हाँ तो समझ गए सर? हाँ समझ गए तो बस अभी तो गाड़ी भगाएंगे हम. ओके चलो. सो ये ABCD, ये स्मॉल ABCD क्या है? उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. बस उसके ऊपर चढ़ा दिया CDAB. डन. चलो भागते हैं. ABCD आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता है सब. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाँ चलो अब एक्चुअल दूसरी प्रोसेस में आते हैं. ओके H2 I2 that will give twice HI. अब नेक्स्ट प्रोसेस. अच्छा
4NH3 plus 5O2 that will give 4NO plus 6H2O. लिखो, अरे क्या लिखो, सिंपल, K is equals to NO का concentration raised to 4 into concentration of H2O raised to 6 to the, कहाँ गया, हाँ, concentration of ammonia raised to 4 into concentration of O2 raised to 5. खत्म. So Kc is equals to that. Simple है. Okay. Molar concentration of different species is indicated by enclosing these in square bracket and, मतलब वही square bracket में हम लिखते हैं तो वो क्या है, molar concentration. अच्छा. And is mentioned above. It is implied that these are equilibrium concentration. हाँ ठीक है. While writing the expression equilibrium constant symbol of phases, solid, liquid, gas are generally ignored. लिखोगे नहीं तो चलेगा, डायरेक्टली लिख दो, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, बात खत्म. ओके, तो तुम्हें फेज लिखने की जरूरत नहीं है. लेट अस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो फिर से एक, अरे तो ये तो वही है. ओके, लेट अस राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो लिख देंगे ना, उसमें क्या है, Hi⁴ डिवाइडेड बाय I2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 का कॉन्सेंट्रेशन. खत्म. ओके, सो वही है 2I2H2, दैट्स इट. The equilibrium constant for the reverse, चलो उल्टे का लिखते हैं, उल्टे का लिखेंगे, उसमें क्या है, concentration of H2 into concentration of I2 to the concentration of Hi⁴ 2. That's it, खत्म. आ गया तुम लोगों को. Done? कहाँ गया भाई 2? लिखा है नहीं लिखा? हाँ ये लिखा है. Done? ओके. अब ये थोड़ा समझते हैं, इसको हम समझते हैं. देखो क्या कर रहे थे हम, H2 plus I2 that will give twice HI. इसके लिए अगर हम K लिखे तो क्या होगा, Hi⁴ 2 होल डिवाइडेड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन और I2 का कॉन्सेंट्रेशन. डन. ओके, अब रिवर्स रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट में ही HI ले लेते हैं, तो 2 HI ले लिए तो उसमें से H2 बन जाएगा और I2 बन जाएगा. अगर ऐसा लिया तो भी, अभी इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना, नहीं तो सेम हो जाएगा. तो इसको मैं नाम देता हूं से K डैश. डन. इसके लिए लिखो अगेन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन H2 I2 प्लस नहीं है, हाँ, एंड Hi⁴. डन. ओके. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो वो, ये किसके लिए है, फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए, ये किसके लिए है, बैकवर्ड और रिवर्स प्रोसेस के लिए. तो दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर होगा तो इसके लिए प्रोडक्ट अलग है, उसके लिए प्रोडक्ट अलग है. अच्छा, अगर हमें इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप चाहिए, तो K और K डैश के बीच में अगर रिलेशनशिप चाहिए तो क्या करें, तो देखो ना, ये तो हमें दिख ही रहा है, क्या है, HI का स्क्वायर H2I2. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन ये H2I2 तो है ही, उसके भी नीचे आ गया HI का स्क्वायर, तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो यही आएगा ना. डन. जैसे कि A अपॉन A होल डिवाइडेड बाय B बाई C, ऐसे अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू AC बाई B. डन. ओके, तो वैसे ही इसको मैं ऐसा लिखूं, अभी ये वापस ऊपर ही चला जाएगा तो यही बन जाएगा. लेकिन ये देखो, ये क्या है, ये तो सेम है, ये वैल्यू किसकी है, K डैश की. तो मैं अगर K को लिखूं तो ये K क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K डैश. समझ में आ गया, पक्का. ओके, तो वही लिखा है, देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये रहा, ये रहा KC और KC डैश. तो ये KC डैश है, हाँ KC डैश है, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन KC. समझ में आया, पक्का. ओके, उल्टा भी लिख दो, कोई बात नहीं, K डैश को उधर ले जाओ, K डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई K. डन. ओके, चलो, तो ये लिख दिया हमने. Equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for the reaction in the forward direction. ये जो हमने इक्वेशन लिखा उसको वर्डिंग में लिखा है. Equilibrium constant for the forward direction is inversely proportional to the equilibrium constant for the reverse direction. सिंपल है. ओके, चलो आगे.
देखो कुछ भी हमने याद नहीं रखा, सब कुछ हम समझते जा रहे हैं। ओके वही है। हाँ चलो अब आगे, इफ वी चेंज दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय अ फैक्टर, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो थ्रू अ फैक्टर, देन वी मस्ट मेक श्योर दैट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट चेंजेस। मतलब हमें चेंजेस देखने को अभी समझते हैं कि मतलब अगर तुम कंसंट्रेशन चेंज करो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हमने क्या लिया था, ये लिया था ना, यहीं पे चेंज करते हैं। देखो HI ये लिया था हमने, ये ग्रीन कलर वाला देखो H2I2 ट्वाइस HI, उसके लिए ये रहा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हाफ H2, ये क्या हो जाएगा हाफ I2, और ये क्या हो जाएगा HI। डन। यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां भी किया, और इस साइड भी किया। क्या ये बैलेंस है, केमिकली बैलेंस है? हाँ है ना। तो देखो हाँ, ये 2 गया तो एक H है, यहाँ पर भी एक H है, ये 2 गया तो एक I है, तो एक I है, बैलेंस तो है ही। अब इसके लिए लिखे तो उसके लिए लिखते हैं। देखो तो उसके लिए मैं कुछ नया लिखता हूँ, K लिख लिया, K डैश लिख लिया, K डबल डैश लिखता हूँ। ओके K डबल डैश लिखूं तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, HI होल डिवाइडेड बाय H2 रेस टू हाफ आएगा और I2 रेस टू हाफ आएगा। पक्का समझ में आया? ये जो लिखा हुआ है हमने इक्वेशन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट HI, उसका कोई पावर नहीं है तो कुछ नहीं लिखा। I2 उसका कंसंट्रेशन ये रहा, उसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ, तो हाफ, H2 हाफ, तो हाफ। डन। अच्छा अब मैं ऐसा करो कि मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो है मेरे पास, हाँ ये जो है ये वाला, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो वो इक्वेशन को मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट। तो देखो यहां पे स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ K। डन। इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूं तो हट गया, स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना। इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट मतलब रेस टू 1/2, तो मैं इसको रेस टू लिख देता हूं H2 रेस टू 1/2, इसको भी लिख देता हूं I2 रेस टू 1/2। डन। तो मुझे रूट के मिला ये, लेकिन यही तो ये है, तो मैं ये पूरे की जगह ये K डबल डैश लिख सकता हूं। मतलब मुझे क्या मिला कि K रूट K इज इक्वल्स टू K डबल डैश। डन। समझ में आ गया? तो वही चीज K डबल डैश निकाला तो मेरा जो KC था, मतलब स्टार्टिंग वाला, उसका रूट आ गया, तो K डबल डैश इज इक्वल्स टू KC का रूट, तो KC का रूट आ गया ना। समझ में आया क्या किया? पक्का सबको? हिमांशु, ईशा, निर्भय, चलो कोई डाउट नहीं है ना? क्या क्या हमने सिंपली पहले क्या किया, H2I2 ट्वाइस HI, उसके लिए लिख दिया। अच्छा दूसरा क्या किया, रिवर्स के लिए निकाला, तो उसके लिए ले लिया HI ट्वाइस HI, तो उसमें से बना H2 और I2। उसके लिए K, उसके लिए अगर K नाम दिया था तो सेकंड के लिए दे दिया K डैश। और थर्ड में क्या किया, अब ये K और K डैश के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाल लिया, तो वो आया इनवर्सली, मतलब K एंड K डैश आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। K इज इक्वल्स टू 1/K डैश और K डैश इज इक्वल्स टू 1/K। डन। अब जो ये पहला था वो पहला है ही, लेकिन हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सपोज जरूरी नहीं है 2 से, मैं 3 से भी कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे 2 से किया, सो 2 से डिवाइड कर दिया, तो हुआ क्या, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। फिर मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका स्क्वायर रूट बन गया। ये हमने प्रूव किया ना, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या है, स्क्वायर रूट, तब जाके उसका इक्वल हो। सिंपल है। तो वही चीज यहाँ पर बोली थी और फिर हमने करके दिखाई कि अगर तुम कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। डन। ओके चलो, सो ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 6.5, कहाँ गया 6.5, जो भी हो,
अच्छा वो सब हमने कर दिया है, चलो बाय एन वी गेट दिस। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है, डन है ना। Therefore the equilibrium constant for the reaction is equals to Kc raised to n। तो equilibrium constant क्या हो जाएगा, Kc raised to n। मतलब क्या, अगर मैंने n की जगह 1 और यहाँ 1 रखा तो Kc की raised to 1 ही आएगा, नया equilibrium constant। देखो अभी हमने जो किया था वही है। अभी हमने क्या किया था, पहला H2 plus I2 that will give twice HI, उसके लिए K लिखा, Kc चलो बुक वाला डेफिनेट, बुक वाला डिनोटेशन यूज करते हैं, तो Kc सो से HI रेज टू 2 अपॉन H2 अपॉन इनटू I2, डन। अब हाफ से, है ना, ओके अब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हाफ, ये कलर्स तो नहीं आ रहा है, हाफ H2 प्लस हाफ I2 दैट विल गिव HI। अब इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए क्या लिखूं, Kc डबल डैश लिखता हूं, ओके। तो Kc डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, से Kc डबल डैश, तो इसके लिए लिखो तो क्या होगा, HI होल डिवाइडेड बाय H2 का हाफ और I2 का हाफ, ओके। अब ये जो है उसका मैं स्क्वायर रूट निकालू, तो अगर Kc का स्क्वायर रूट निकालू, स्क्वायर रूटिंग बोथ दी साइड, मतलब Kc स्क्वायर रूट में और ये स्क्वायर रूट हट गया, तो आ गया HI। यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिख रहा हूँ, ये भी लग गया 1/2, ये एक्चुअली तो यही है, तो उसकी जगह वो लिख दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ Kc इज इक्वल्स टू Kc डबल डैश। मतलब अगर तुम कुछ ओरिजिनल, क्या था, ओरिजिनल था मेरा Kc, लेकिन Kc डबल डैश कब मिला, जब तुमने मल्टीप्लाई किया बाय 1/2, डिवाइड बाय 2 बोलो या मल्टीप्लाइड बाय 1/2। जब तुमने मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किया, तब जाके मुझे ये जो नया Kc, मतलब जो नया Kc डैश है वो कैसे मिलेगा, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, Kc रेज टू 1/2 है, स्क्वायर रूट मतलब वही हुआ ना, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मिलेगा, जो भी तुमने मल्टीप्लाई किया है, तो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू वो जो मल्टीप्लाई किया है वो लिख दो। समझ में आया। अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 1/3 आ जाता, लास्ट में क्यूब रूट आ जाता। 1/5 से मल्टीप्लाई करता तो Kc रेज टू 1/5 कर देता अगर मैं, तो मुझे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली मिल जाता, डन, ओके। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो दैट इज दिस Kc रेज टू n। समझ में आया, पक्का, ओके। These findings are summarized in table 6.4 कहाँ है, ये रहा, ओके। तो देखो ये पहला ओरिजिनल, फिर दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, एंड थर्ड वन जिससे हम डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो n की जगह Kc रेज टू n, तो Kc के मतलब जो नया वाला Kc होगा दैट इज इक्वल्स टू पुराने वाला Kc होल रेज टू 1/2 और 1/n जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो वही चीज है। It should be noted that because of the equilibrium constant Kc and Kc dash have different numerical values, it is important to specify the form of the balanced chemical equation when quoting the value of equilibrium constant। मतलब तुम्हें फॉर्म बताना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा है वो बताना पड़ेगा। कब, जब तुम ऐसे कंटिन्यूअसली डिस्कस करोगे, Kc, Kc डैश, Kc डबल डैश, ऐसे करोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये है क्या भाई सब Kc, Kc डबल डैश, कोई भी नाम दे दे, तो तुम्हें डिनोट करना पड़ेगा कि भाई Kc मैंने यूज किया है फॉर द जनरल रिएक्शन, फॉर द फॉरवर्ड जनरल रिएक्शन, Kc डबल डैश, और से Kc पहले जनरल के लिए, फॉरवर्ड के लिए, Kc डैश बैकवर्ड और रिवर्स के लिए, फिर Kc डबल डैश बाय मल्टीप्लाइंग विद द सम फैक्टर के लिए, ऐसे तुम्हें डिनोट करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। डन, पक्का समझ में आया, हाँ या ना? तो ये था हमारा, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, ओके। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम थियरी, जो गुल्डबर्ग एंड वाग ने जो केमिकल इक्विलिब्रियम थियरी दी थी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात की थी वो हमने समझा। पूरी थियरी में हमने क्या समझा, पहले तो हमने बोला कि उन्होंने जो इक्वेशन दिया था डायरेक्टली ये दो साइंटिस्ट ने इन 1864, तो क्या दिया था, तो इक्विलिब्रियम हमें पता है कि एट एंड आफ्टर द इक्विलिब्रियम
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, तो क्या है ये? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है कॉन्सेंट प्रोडक्ट ऑफ और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का भी मल्टीप्लीकेशन रेशियो है उनका। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात नहीं की थी। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन लिया, उसके लिए ये मतलब से H2 + I2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस HI। अब हम 6 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट 4 में हमने रिएक्टेंट लिया H2I2 और प्रोडक्ट बनेगा HI, और लास्ट 2 में हमने रिएक्टेंट लिया है HI और प्रोडक्ट बनेगा H2I2। हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी कर रहे हैं बाय द टाइम, ओके, बाय द एक्सपेरिमेंट एंड बाय द टाइम। अच्छा, फिर जो भी हमें प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन मिले वो सारे के सारे हमने नोट डाउन कर लिए। सारे के सारे नोट डाउन करके हमारा जो फॉर्मूला है Kc = दिस, वो सब में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डाल दी। एक्सपेरिमेंटली जो पता चला था वो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डाल दी, पावर गया ये जनरेटर पे। अच्छा, सो हमें पता चल गया, ओके, क्या कि कॉन्सेंट्रेशन हमें K की वैल्यू पता चली। अब हम सोच रहे थे कि यार ये तो कांस्टेंट आना चाहिए, ये तो हर बार अलग अलग आ रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या थी? वी हैव नॉट काउंटेड फॉर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इफ वी इंक्लूड द नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन इट, then we can see that the equilibrium constant is coming, constantly coming, 46, 47, 46, 46, 46 like that. Okay, that means हमने वो इक्वेशन को थोड़ा और अपडेट कर दिया। क्या अपडेट किया कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो करना ही है, लेकिन रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और नीचे भी रिएक्टेंट के भी रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो किया, और फिर उसके बाद देखा तो कांस्टेंट सेम है। अब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हमने किया, क्या कि अगर पहला इक्वेशन फॉरवर्ड के लिए है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, फिर बैकवर्ड के लिए भी अगर हम ले तो उसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हमें रिलेशनशिप पता चला कि फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kc डैश, और डायरेक्टली ऐसा ही लिख दो, Kc = 1/Kc डैश, और Kc डैश = 1/Kc। फिर अगर जो पहली वाली रिएक्शन है उसको हम कोई से फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको हम कोई कॉमन से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने H2I2 = ट्वाइस HI को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 H2 + 1/2 I2 दैट विल गिव HI, वो 2 कट हो गया। ओके, उसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे और फिर सिंप्लीफिकेशन करें, तो हमें पता चला कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो दैट इज इक्वल्स टू, मतलब से Kc डबल डैश इज इक्वल्स टू जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था Kc होल रेज टू, जो भी तुमने मल्टीप्लाई किया था वही आएगा। मतलब अगर तुमने मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, सो Kc रेज टू 1/2 करो, वही तुम्हें दे देगा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर तुमने मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो Kc जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही ना, मल्टीप्लाई किए बिना का पहले का, उसको तुम सिर्फ रेज टू 1/5 कर दो, जिससे भी मल्टीप्लाई किया था उसको रेज टू कर दो, तो तुम्हें नया Kc मिल जाएगा। डन। तो ये पूरी की पूरी हमारी थियरी अच्छे से समझ में आ गई, पक्का? ओके, इतना रखते हैं तो पावर भी गया।